हम लास्ट लेक्चर्स में करंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। उसमें हमने शुरू में सबसे पहले ऐसे ही पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंपल करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स होगा। तो हमने उसमें स्ट्रेट वायर पढ़ा है, फिर हमने उसके अंदर बेंट वायर भी पढ़े हैं। अगर बेंट वायर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बेंट वायर को हटा के एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली वायर लगा के उसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप रखा है किसी भी शेप का तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, हमने पैरेलल वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। उसके बाद ये थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन। फिर हमने लास्ट टाइम पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भी क्वेश्चन किए थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हम फोर्स निकालते हैं उसको इंटीग्रेट करके। तो अभी हम उन्हीं सेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिक की है। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लोज रेक्टेंगुलर लूप। कि यहाँ पर क्या है कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I1 मूव कर रहा है ऐसे। तो ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है और इसके साथ में ए डिस्टेंस इधर जाके एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है। रेक्टेंगुलर लूप का एक लेंथ हो गया B और एक लेंथ हो गया D। तो एक ये रेक्टेंगुलर लूप रखा है और इसमें करंट I2 मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। तो होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो हमें फोर्स पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये आता है कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही क्यों। ये जो करंट कैरिंग वायर होगा ये इस वाले रीजन में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये वायर्स उन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और वायर में करंट है तो उनके ऊपर फोर्सेस लगना शुरू होते हैं। तो ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस लूप के ऊपर एक फोर्स लगता है। अब सेकंड बात ये आती है जो हमने पढ़ा है कि क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है, इसका आंसर जीरो हो सकता है। लेकिन देखो वो तब होता था जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती थी, यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि अगर ये क्लोज करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स जीरो है। अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा है तो देखते हैं ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। एक बात हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर अभी ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा वो आर के साथ चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, अगर होता तो डायरेक्ट हम आंसर ज़ीरो बोल सकते थे। ये जो लूप रखा है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। अब ये देखते हैं कि इसका कैसे इसको सोल्व करें। तो देखो ये चार वायर्स की तरह इस जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको चार वायर्स की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस वाले वायर के ऊपर फोर्स निकालूँ, ये तीन सेगमेंट हटा दो, सिर्फ इस वाले वायर के अंदर देखें तो ये तो वो वाला केस हो गया कि ये वायर और ये वायर पैरेलल रखा हुआ है तो हम फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वायर के ऊपर फोर्स और इस वाले सेगमेंट के ऊपर फोर्स हम पैरेलल की तरह निकाल सकते हैं। और इसके अंदर ये जो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर फोर्स हम निकाल सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फोर्स निकालना है तो इसके लिए हमने एक लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला सेगमेंट। कि एक्चुअली पिछले बार ये जो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो ऐसा बनेगा जिसमें जो करंट होगा वो कैसे फोर्स होगा कैसे निकालेंगे, पैरेलल वायर्स के वजह से। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा क्या है कि जो ये वाला वायर होगा इसके ऊपर फोर्स कैसा निकलेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln a प्लस बी बाई ए। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया। ये और ये पैरेलल की तरह सोल्व कर लेंगे और ये हमने जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था फॉर्मूला उसकी वजह से सोल्व कर लेंगे। तो देखो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ये वाला वायर पैरेलल है और करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर। तो मैंने इसको बोल दिया लेट से इसको बोल दिया मैंने F1। ठीक है, ये वायर और ये वायर पैरेलल है लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ, इसको मैंने बोल दिया F2। ठीक है, इस वाले वायर की वजह से इसके ऊपर फोर्स देखो, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा कैसे, करंट इधर है, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे इनटू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इस वाले वायर का लेंथ वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो L क्रॉस B इधर आया तो इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इसको मैंने क्या बोल दिया F3।
और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसको मैंने बोल दिया F4। इसके वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन जो लेंथ वेक्टर है वो है इधर, तो L क्रॉस बी, तो L क्रॉस बी करोगे, L क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आएगा, तो ये मैंने बोल दिया F4। ठीक है, तो F1 फोर्स कैसे निकाल सकते हो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता था म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया A, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस वाली वायर का लेंथ कितना हो गया D, तो इनटू में D, तो ये मैंने F1 निकाल दिया। F2 निकालना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया A प्लस बी, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस वाले वायर का लेंथ है D, तो ये भी कितना हो गया D, तो हमने F1 F2 लिख दिए। अच्छा, F3 और F4 हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो F3 कितना लिखेंगे, देखो F3 अगर लिखना हो तो पुराना वाला फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, फिर ln, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A प्लस बी डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये कितना हो गया A। अगर मैं F4 के लिए निकालूंगा तो देखो ये और ये एकदम सेम है, बस ये वाला वायर यहाँ से हट के कहाँ गया, नीचे आ गया, तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln A प्लस बी बाई A, तो यही कितना हो गया, F4 हो गया। तो देखो ये हो गया F3, हाँ ये हो गया F4, तो देखो F3 और F4 इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अब इसमें देखो कि ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अनइक्वल है, तो मतलब इस वाले के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा कि हम बड़े में से छोटा फोर्स माइनस कर देंगे। इन दोनों में से अगर देखें कि सब कुछ सेम है लेकिन इसका जो डिनोमीटर है वो बड़ा है, तो मतलब F2 फोर्स कम होगा, तो F1 फोर्स ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स आएगा F नेट ऑन लूप विल बी, तो F नेट विल बी, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस कर दो, F1 माइनस F2, F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो F नेट जो आएगा, इसमें से अगर ये चीज़ माइनस करोगे तो जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, ये भी D जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी, तो ये जो F नेट आया ये आ गया। देखो जो F नेट आया है वो कैसा आया है, नॉन ज़ीरो आया है, F net is not equal to 0 as rectangular loop is placed in non-uniform मैग्नेटिक फील्ड, कि जो ये रेक्टेंगुलर लूप है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, इसलिए नेट फोर्स कितना आया, नॉन ज़ीरो। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो नेट फोर्स आता ज़ीरो। अगर देखो F3 और F4 का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इसको सोल्व कर सकते थे। देखो यहाँ इस वाले वायर पे और इस वाले वायर पे अगर देखें तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ से लेकर जितना D8 पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ से भी A पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बनेगा, फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इतना यहाँ पर बनेगा। मतलब इस वायर पे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, इस वायर पे भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी नेट फोर्स आएगा, मतलब दोनों वायर में करंट सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट कर देता है बस। करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, जो इस वाली वायर का जो लेंथ है वो भी सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम तरीके से वेरी कर रहा है, जैसे यहाँ वेरी करेगा बिल्कुल वैसे ही यहाँ वेरी करेगा। तो जो फोर्स यहाँ आना चाहिए क्वालिटेटिवली, वही फोर्स यहाँ आना चाहिए। तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके भी इसको कर सकते हैं कि F3 अगर फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तो भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम इंट्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं। F1 और F2 कैसे निकाल सकते हैं, करंट बिटवीन टू पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय बी नॉट एक्स बाई एल प्लस 2x स्क्र बाई एल स्क्र के कैप, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में और ऐसे वेरी कर रही है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ एल
एंड कैरिंग करंट आई प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें कि एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है ए बी सी डी, जिसका एज लेंथ कितना है एल, तो इसका जो साइड लेंथ है वो एल है, और इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आई। तो इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के डायरेक्शन में है, मतलब जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो इस रीजन में ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स पता लगाना है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज्ड लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको अलग अलग वायर पे फोर्सेस निकालेंगे, देन उसको वेक्टरली ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन हम पता लगाते हैं कि अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा तो कैसे, किस डायरेक्शन में लगेगा। कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, के डायरेक्शन में, और इसका जो एल वेक्टर है वो है ऐसे। तो अगर मैं इसका एल क्रॉस बी करेंगे तो एल इधर है और बी ऐसे, तो एल क्रॉस बी करोगे तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स इस तरफ आएगा। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगा तो कहाँ लगेगा, इधर एफ ए बी। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इसका एल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका एल क्रॉस बी लगेगा, एल क्रॉस बी इस तरफ। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा इधर, इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी सी। इसके ऊपर देखते हैं एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, तो यहाँ फोर्स लगेगा एफ सी डी, और यहाँ पर फोर्स लगेगा एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एल क्रॉस बी इस तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ ए डी। तो फोर्स का डायरेक्शन पता लगा लिया, फिर इन सब की वैल्यू पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी वायर के लिए देखते हैं, ए बी वायर के लिए देखते हैं। तो देखो ए बी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ एक्स पे वेरी करता है। तो अगर करंट यहाँ से लेकर यहाँ मूव करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाई चेंज होगा, एक्स चेंज नहीं होगा। और यहाँ का जो एक्स है वो कितना है, ज़ीरो है। तो ए बी वायर के लिए एक्स कितना है, ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो यहाँ पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा, ज़ीरो। मतलब ए बी वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा ही नहीं। तो फोर्स ऑन ए बी वायर विल बी ज़ीरो। तो ये तो सोल्व हो गया। अच्छा, सी डी वायर के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ तक करंट ऐसे मूव करेगा, तो जब करंट ऐसे मूव कर रहा है तो एक्स चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कांस्टेंट है, लेकिन वाई चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्स पे डिपेंड करती है। तो अगर एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर एक्स सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ये वाला जो वायर है ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सी डी वायर के लिए अगर बात करें, सी डी वायर के लिए एक्स जो है वो ये हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ हो गया, एल हो गया। तो एक्स कितना हो गया, एल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, या इसको एल रख देंगे तो ये हो जाएगा एल बाई एल वन, ये भी एल बाई एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा थ्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, थ्री बी नॉट, ये के कैप, ठीक। तो इसके ऊपर फोर्स तो निकाल दिया। अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कितना, आई एल बी साइन थीटा। तो देखो इसके लिए अगर बात करें तो एल वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, एल वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फोर्स ऑन सी डी वायर विल बी, करंट हो गया आई, लेंथ हो गया एल, मैग्नेटिक फील्ड 3 बी नॉट इंटू साइन 90। तो ये कितना आ गया, 3 बी नॉट। तो सी डी भी सोल्व हो गया। अब बात करते हैं बी सी वायर और ए डी वायर। देखो जब करंट यहाँ से लेकर यहाँ मूव करेगा तो एक्स लगातार चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज होता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। तो सी बी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो वही है जैसे हमने लास्ट टाइम पे सोल्व किया था, कि यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट कट करेंगे और फिर उसके ऊपर छोटा सा फोर्स लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ए डी वायर के लिए भी क्या करेंगे, जब करंट यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ मूव करेगा तो एक्स लगातार चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस पर भी क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा फोर्स लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा, बिल्कुल
वैसे ही सेम सिनेरियो में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स वेरी करता जाएगा। तो मतलब जिस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता जाएगा। तो जब फोर्स निकालेंगे इसका और इसका, लेंथ सेम है दोनों वायर का, करंट सेम है दोनों वायर में, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम तरीके से ही वेरी कर रही है, तो जो भी इंटीग्रेशन करके जो फोर्स आएगा वो भी दोनों वायर के लिए कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वायर BC is equal to force on wire AD। तो FBC इज इक्वल टू FAD। मतलब इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यही बात यहाँ पर बताई जा रही थी कि ठीक है इसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता था कि हमने लास्ट टाइम पे इसके लिए फॉर्मूला जनरेट कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का अलग फॉर्मेट दे देगा, तो उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है। दोनों वायर में करंट भी सेम है और दोनों वायर का लेंथ भी सेम है। तो अगर सब कुछ सेम है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वायर में सारे पैरामीटर सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैसा आएगा, सेम। तो उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो नेट फोर्स, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये फोर्स कितना हो गया, 0। तो जो नेट फोर्स बचा वो सिर्फ और सिर्फ CD का बचा। तो F नेट will be FCD which is equal to 3IL B नोट। और ये फोर्स कहाँ लगेगा, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये लग जाएगा 3IL B नोट। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितना है ये, आई कैप में, तो ये वाला फोर्स आ जाएगा आई कैप। जो इसमें थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस A एंड कैरिंग करंट I इज प्लेस इन 2D मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इन XY प्लेन। ये एक XY प्लेन मान लेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियली बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पेरिफेरी इज़ B, कि ये जो इसका पेरिफेरी है या इसका जो सरकमफ्रेंस है सर्कुलर लूप का, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, B है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब देखो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, क्लोज लूप है, नेट फोर्स वैसे 0 होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन फिर भी इसका आंसर नॉन ज़ीरो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ना तो मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करे और ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे। लेकिन अगर इसके बात करें कि ये जो करंट कैरिंग लूप है इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो B है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करते रहती है। बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा हुआ है, तो नेट फोर्स नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स निकाल के देन उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रखती है, वो चेंज नहीं करती, तो ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये वाला प्रॉब्लम पिक किया गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कितना कर दोगे, 0। इसमें हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करती जा रही है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना आएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है, तो इसमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट हम पिक करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा DL एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। करंट ऐसे मूव कर रहा है तो DL वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो इसमें जो DL वेक्टर है वो इस वाले डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। ये इतना एलिमेंट इतना छोटा लिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऑलमोस्ट कैसा मान सकते हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन मान सकते हैं। अब इसमें देखो छोटा सा फोर्स निकालना है, L वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो L क्रॉस B करेंगे तो L क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आया, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस वाले DL वेक्टर पे जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ लगेगा, जो इसके ऊपर छोटा सा फोर्स लगेगा, एक DF फोर्स लग जाएगा,
और डी एफ फोर्स कहाँ लगेगा, इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी एफ कितना हो गया, करंट हो गया आई डी एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ कितना आएगा साइन। अब डी एल वैक्टर और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। डी एल ऐसे है, बी इधर है, तो इन दोनों में जो एंगल हो गया कैसे हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो साइन 91 हो गया। तो ये हो गया आई डी एल बी। अब मुझे फोर्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले ये देखना कि फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। अगर ये जो है एलिमेंट में यहाँ कट करता तो इसमें डी एल वैक्टर ऐसे आता, मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, तो डी एल क्रॉस बी, तो अभी भी फोर्स का डायरेक्शन इनटू प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ एलिमेंट कट करते तो भी इनटू प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पर भी इनटू प्लेन ऑफ पेपर। मतलब डी एल एलिमेंट में चेंज करता जाऊँ तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नेट फोर्स को जब मुझे अब निकालना है कि सिंस फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेट कर देंगे डी एफ, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई और बी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं आई बी, इंटीग्रेशन चले जाएगा डी एल पे। अब ये एलिमेंट यहाँ से पूरा घूम के जब दोबारा यहाँ आएगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 0 से लेकर इसका सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई ए, तो लिमिट हो गई 0 से लेकर 2 पाई ए। तो ये हो गया आई इंटू बी इंटू कितना हो गया एल, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई ए। तो नेट फोर्स कितना आ गया, आई बी 2 पाई ए, और ये जो नेट फोर्स है ये कहाँ है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो इसमें भी यही दिखाया जा रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है। तो इसमें भी देखो जो नेट फोर्स आया कितना आया, नॉन जीरो, बल्कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो इनटू प्लेन ऑफ पेपर लग रहा है। अब मैंने क्या किया कि इसी रिंग को, जैसे मान लेते हैं इसका रेडियस ए था, तो ये जो रिंग है उसको यहाँ रखा, इसका रेडियस हमने आर बोल दिया, ठीक है, बस रेडियस चेंज किया है। तो ये रिंग है आर रेडियस का। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली ना हो जाके इनटू प्लेन ऑफ पेपर है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई ये कैसी आई, यूनिफॉर्म। ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। अब इसमें क्या है, करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा हुआ है आर रेडियस का। तो इसके ऊपर अगर हमसे पूछे कि नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कैरिंग क्लोज लूप है। तो एफ नेट तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि हमसे एफ नेट नहीं पूछा गया, इसने पूछा कि फाइंड द टेंशन इन द करंट कैरिंग रिंग प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट हुआ है हमें वो निकालना है। अब इसमें टेंशन कैसे क्रिएट होगा, कभी भी वायर अगर खिंचता है तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होता है। अगर वायर एकदम ढीला रहता है, ठीक है, स्लैक रहती है, जो भी स्ट्रिंग है स्लैक रहती है, तो उसमें टेंशन क्रिएट नहीं होती। अगर जो वायर है एकदम टाइट हो जाती है तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है। तो ये देखते हैं कि इसमें ये वायर टाइट क्यों हो रही है। देखो, अगर हम इसके ऊपर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाएं, जैसे मान लेते हैं कि मुझे इस वाले एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाना है, तो इसका जो डी एल वैक्टर होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो देखो इसके अंदर एल वैक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर है, तो एल क्रॉस बी करोगे तो इसमें एल क्रॉस बी अगर करके देखोगे तो एल क्रॉस बी अगर करके देखोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा फोर्स लगेगा डी एफ, वो इधर लगेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालूँ, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालूँ, तो वो कहाँ लगेगा, देखो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो एल क्रॉस बी इधर लगेगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड, छोटा सा फोर्स एफ इधर लगेगा। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ऐसे इस वाले एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो कहाँ लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ। मतलब हो क्या रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप को बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ लगने वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए नेट फोर्स तो कितना आ गया, 0। लेकिन ये वायर खींच रहा है, तो इस वायर के खींचने की वजह से इसके अंदर एक
फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो वही टेंशन हमसे पूछा गया है। तो देखो टेंशन फोर्स होगा क्या कि अब ये वायर ऐसा मानो कि पहले ये वायर ऐसे रखा हुआ था, थोड़ा सा खिंच के ऐसे हो गया, तो ये जो इसके ऊपर भार वाला फोर्स है, डीएफ फोर्स, ये किसी चीज़ को बैलेंस करेगा तभी तो ये वायर खींचना बंद हो जाएगा। तो इसके ऊपर इस वाले वायर में एक नेट फोर्स, इस वाले सेगमेंट के ऊपर एक नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। ये फोर्स इस डीएफ को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ऐसे करके सारे जो इनवर्ड वाले जितने भी फोर्स है सब आउटवर्ड वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे, तो वायर खींचना बंद हो जाएगा। तो हमसे वो टेंशन पूछा गया है। तो देखो टेंशन कैसे निकालते हैं कि इसको अगर इधर शो करें तो हमने क्या माना कि यहाँ से हमने इतना सा एलिमेंट पिक किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो है वो टोटल एंगल बनाता है 2 थीटा, तो ये वाला एंगल बन जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल भी बन जाएगा डी थीटा। ये 2 डी थीटा एंगल बनाता है और डी थीटा बहुत ही छोटा एंगल है। तो ऐसा इसको कर्व ना मान के इसको एक स्ट्रेट वायर भी मान सकते हैं कि ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट वायर इसको मान सकते हैं, ठीक। तो इस वाले पार्ट का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है आर, तो हो जाएगा आर इंटू टोटल एंगल। तो टोटल एंगल है 2 डी थीटा। तो इस वाले वायर का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डी थीटा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं जो डी एल हो गया इस केस में कितना हो गया, 2 आर डी थीटा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि जब ये वायर खींच रहा है तो ये वाला वायर इसके ऊपर यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे ये वाला वायर इसके ऊपर अलोंग द टेंशन, हमेशा अलोंग दी वायर लगता है। तो देखो इस वायर ने इस वाले वायर के ऊपर यहाँ एक फोर्स लगाया जिसको हमने बोला टी, ये टी ही टेंशन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। इस वाले वायर ने इस वाले वायर के ऊपर यहाँ की तरफ फोर्स लगाया टी, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। अब देखो इसको रिजोल्व कैसे करेंगे, एंगल के हिसाब से इसको रिजोल्व किया जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना है, डी थीटा। तो देखो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा हो गया। ये और ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस डी थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा। सिमिलरली ये एंगल डी थीटा, ठीक है। तो जैसे ये एंगल डी थीटा तो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। ऐसे ये भी डी थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा। अब टेंशन को इधर रिजोल्व करोगे तो कितना आएगा, टी कॉस डी थीटा, ठीक है। और इस वाले टेंशन को इधर रिजोल्व करोगे तो कितना आएगा, टी साइन डी थीटा। ऐसे इसको इधर रिजोल्व करोगे तो आएगा टी कॉस डी थीटा। इसको इधर रिजोल्व करोगे तो आएगा टी साइन डी थीटा। मतलब अगर इस वाले वायर को देखा जाए, इस वायर के ऊपर एक अंदर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है इधर, इसने तो इसको कैंसिल कर दिया। तो इस वाले वायर के ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये हो गया टी साइन डी थीटा, ये भी हो गया टी साइन डी थीटा। तो नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना लगा, नेट फोर्स इनवर्ड्स या टुवार्ड्स रेडियस लिख देते हैं, टुवार्ड्स सेंटर, ठीक है। तो एफ नेट कितना लग जाएगा, 2t साइन डी थीटा। तो जब भी टेंशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एक वायर के अंदर जो भी टेंशन के वजह से जो नेट इनवर्ड फोर्स आता है वो कितना होता है, 2t साइन डी थीटा। अब देखो इस वाले वायर के ऊपर, या इसको इधर देखें तो इस वाले वायर के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 2t साइन डी थीटा। तो इसी वायर के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगा और उसकी वजह से हम टेंशन लिख सकते हैं। तो देखो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसको कितना लिख सकते हैं हम, देखो ठीक, ये जो है इसके अंदर करंट ऐसे मूव कर रहा है आई, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगा डी एफ, और ये कितना है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स लग गया।
ये मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, एफ नेट को, इस तरफ इस वाले फोर्स का बैलेंस करेगा एफ नेट को। एफ नेट हो गया 2t साइन डी थीटा, डी एफ एम हमें निकालना है। तो देखो डी एफ एम निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, 2r डी थीटा। तो डी एफ एम विल बी आई करंट इंटू लेंथ 2r डी थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू करंट, और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया साइन 90। अब डी एफ एम एफ नेट को बैलेंस कर देगा, एफ नेट इज इक्वल टू डी एफ नेट हो गया 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी एफ एम कितना हो गया, आई 2r बी डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम टेंशन निकालें, देखो टेंशन कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आई आर बी साइन डी थीटा बाय डी थीटा। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात वो ये है कि इफ़ डी थीटा इज टेंडिंग टू ज़ीरो, कि डी थीटा ज़ीरो को टेंड करता है, तो साइन डी थीटा बाई डी थीटा ये कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ये हमने लिमिट्स लगाया इसके अंदर कि जब डी थीटा ज़ीरो को टेंड करता है, मतलब हमने ये वाला जो सेगमेंट लिया था बहुत ही छोटा लिया था। अगर इस वाली वायर की लेंथ बहुत छोटी होगी, ये लेंथ बहुत छोटी होगी, तो ये एंगल भी बहुत छोटे होंगे। तो डी थीटा ज़ीरो को टेंड करता है, तो साइन डी थीटा बाई डी थीटा कितना होता है 1। तो ये पूरा फैक्टर कितना हो गया 1। तो टेंशन इन द वायर विल बी आई आर बी। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन है इतना सही, क्योंकि अगर टेंशन की बात करें तो जो नेट इनवर्ड फोर्स आता है वो कितना आता है 2t साइन डी थीटा। तो नेट इनवर्ड फोर्स इस छोटे से सेगमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस कर देगा। तो एक्चुअली अगर मुझे ये याद हो 2t साइन डी थीटा, इसके ऊपर नेट इनवर्ड फोर्स होता है, तो इस फोर्स को हमें किससे बैलेंस करना है, ये डी एफ एम से बैलेंस करना है। तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ रियल प्रॉब्लम भी आते हैं कि जैसे इसमें क्या गिवन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक इन्फाइनाइट रीजन है। इस इन्फाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि ऐसे 2 रेल्स बनी हुई है, ठीक है, 2 रेल ट्रैक हैं। वो रेल ट्रैक एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, वो इसके अंदर करंट फ्लो करा देंगे। और इस रेल ट्रैक पे एक लेट्स से करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है कि इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट आएगा। तो एक कंडक्टर रखा है, उसके अंदर करंट मूव कर रहा है, और कंडक्टर की इनिशियल स्पीड वी नोट दी गई है। अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू अ मेटल रोड ऑफ लेंथ एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये रोड है, इस रोड की जो ये लेंथ है ये एल हो गई, ठीक है। इसका मास कितना हो गया, एम हो गया। तो ये रोड है, इसका लेंथ हो गया एल और इसका मास हो गया एम, और ये फ्रिक्शनलेस रेल के ऊपर स्लाइड कर रही है। इफ़ इनिशियल स्पीड ऑफ द रोड इज़ वी नोट टुवर्ड्स राइट, कि इनिशियली इसको वी नोट स्पीड से आगे की तरफ फेंका गया, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी। फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसके साथ, इस रोड के साथ हो क्या रहा है। देखो कि ये बैटरी इस सर्किट में करंट फ्लो करा देगी ऐसे, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे जिसमें करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो इसका एल क्रॉस बी जब करोगे तो एल इधर बी ऊपर, तो एल क्रॉस बी करोगे तो इस वाली रोड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ये कितना लगेगा, एफ एम। ये मैग्नेटिक फोर्स इस स्पीड को टाइम के साथ क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये स्पीड टाइम के साथ कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये रोड ऐसे जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे ये रोड रुक जाएगा तो अब उसके ऊपर करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगेगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करेगा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स पीछे लगता रहेगा। तो रोड ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, देन उसके बाद इसकी काइनेमेटिक्स सोल्व करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका लेंथ हो गया एल, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एल और बी में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया। तो एफ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आई एल बी, ठीक है। अब इसका अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, ये जो फोर्स आएगा कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो जो फोर्स लगेगा वो लेफ़्ट में लगने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स लेफ़्ट।
ये फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये फोर्स वेलोसिटी को कम करेगा, कम करते करते कितना कर देगा, एक टाइम पे 0 कर देगा, तो रोड जो है वहाँ जाके रुक जाएगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसमें, एक्सेलरेशन ए मैग्नीट्यूड ही निकालें, तो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मास, तो ये हो जाएगा ILB/m, और ये एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ़्ट। अब देखो हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन था वो कैसा आया, ILB और m, ये सब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा आया, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वी कैन यूज़ काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स 3 इक्वेशंस। तो जो काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो हमें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके काइनेमेटिक्स सोल्व करना पड़ता। तो ये इजी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी एज ए स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टेकिंग राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो मैं क्या करता हूँ कि राइट डायरेक्शन को मैंने कैसे लिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे लिए ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो मैंने क्या किया, ये वाला डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाह रहे हो तो देखो वेलोसिटी या स्पीड निकालना है, v इजिकल टू यू पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है v नॉट, प्लस एक्सेलरेशन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और कितना है माइनस, तो नेगेटिव हो गया ILB/m और टाइम t। तो इससे देखो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, v नॉट माइनस ILB/m इंटू टी, तो ये स्पीड आ गया। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या यूज़ कर लो, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। अगर वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v फाइनल जब ये रुक जाएगी फॉर स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये कितना हो गया, 0 माइनस यू स्क्र मतलब v नॉट स्क्र टू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ILB/m, और ये कहाँ जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो मैंने मान लिया कि ये s डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाती है। तो देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो डिस्टेंस का वर्ड कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्र, 2 नीचे आएगा ILB और ये m ऊपर चल जाएगा, तो इतना डिस्टेंस ये कवर कर लेगा बिफोर कमिंग टू स्टॉप, डिस्टेंस कवर्ड। इसी में देखो हमने जब ये सोल्व किया तो हमें ये पता चला था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, तभी हमने इक्वेशंस यूज़ की। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो फिर हम क्या यूज़ करते, हम इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते कि एक्सेलरेशन को या तो ऐसे लिखते v/dv/dx या एक्सेलरेशन को लिखते dv/dt। तो अगर मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होता तो a को मैं लिखता dv/dt, फिर उसको इंटीग्रेट कर देता। अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो बेसिक इक्वेशंस यूज़ कर ली। अब देखो अगर इसमें मैं फ्रिक्शन भी ऐड कर दूँ, तो अगर रोड इधर चल रहा है तो इसके ऊपर रोड अगर इधर सरकेगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, तो फिर उससे भी जो एक्सेलरेशन निकाल के फिर दोबारा यही सब करना है। तो ये इसकी वेराइटीज़ होती है, अलग अलग वेराइटी होती है। रियल प्रॉब्लम के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ मास 50 ग्राम, लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड करंट 2.5 एम्पियर स्लाइड्स डाउन विदाउट फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड द कंडक्टर स्लाइड्स एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे करके कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाता है, और इसमें करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है कि ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होगी, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो वायर है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा।
तो इसको 2D में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो इस वाले प्लेन को अगर यहाँ देखेंगे तो ठीक है कुछ ऐसे नज़र आएगा ये कि ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है। इसमें करंट कहाँ आएगा, अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो करंट मेरी तरफ आएगा। तो इसमें अगर मुझे करंट शो करना हो तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है और इसमें करंट कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें करंट आई। ठीक, अब इसके ऊपर लग क्या रहा होगा कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा ऐसे इस वाली डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वर्टिकली अपवर्ड। तो ठीक है, इसके ऊपर होगा क्या कि इसकी अगर एफ बनाए तो इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। एक तो मास की वजह से ग्रेविटी काम करेगी इसके ऊपर, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा mg वो नीचे लगेगा, mg। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसमें देखो करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो L क्रॉस B अगर करेंगे तो L क्रॉस B, तो फोर्स का आएगा इस तरफ आएगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगेगा, इसको हम बोल देंगे FM। ठीक, तो mg को अगर रिजोल्व करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसको अगर इधर रिजोल्व करेंगे तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। तो अगर mg को रिजोल्व करोगे इधर और इधर तो इसके ऊपर फोर्सेस कैसे आ जाएंगे, एक तो इस वाले डायरेक्शन में फोर्स आएगा mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा mg कॉस थीटा। ठीक, fm का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ ये कितना आ जाएगा, इसको इधर रिजोल्व करोगे तो fm कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा fm साइन थीटा। देखो ये वाला जो नेट फोर्स है ये इसके नॉर्मल को बैलेंस कर देगा कि ये जो वायर है ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके तो उसको बैलेंस कर देंगे। तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा n, तो n तो बैलेंस कर देगा किसको, mg कॉस थीटा को प्लस fm साइन थीटा को। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि इस वाले डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी नीचे से रखता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0, तो इसका मतलब है नेट फोर्स भी कितना होना चाहिए, 0 अलोंग द प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब mg साइन थीटा fm कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा। तो fm कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब देखो जो fm है वो कितना है, मैग्नेटिक फोर्स, करंट I, लेंथ हो गया इसका L, मैग्नेटिक फील्ड B, और L और B में एंगल कितना है कि L वेक्टर ये है, B इधर है, तो L और B में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया साइन 90। तो जो FM आ गया वो कितना आ गया ILB। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि ILB कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो B विल बी mg, ये नीचे जाएगा साइन बाई कॉस, ये हो गया टेन थीटा बाय करंट I इंटू एल। अब देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मास तो हो गया, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, जी हो गया 10, और जो 1037 होता है 1037 डिग्री विल बी 3/4, क्योंकि थीटा कितना है 37 डिग्री है, तो 1037 हो गया 3/4, तो 3/4। करंट हो गया 2.5, और जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5। तो जब इसको सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0.3 टेस्ला। तो अगर ये वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसमें फ्रिक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें बोला कि विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन भी कंसिडर करते तो अगर ये वायर नीचे खिसक रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगता,
तो फ्रिक्शन का जो भी ये होता कि एफ एम कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन मिलके एम जी साइन थीटा को बैलेंस करते। इसमें फ्रिक्शन नहीं लिया तो एम जी साइन थीटा डायरेक्ट एफ एम कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। इसमें अगर ये पूछते हैं कि ये वायर नॉर्मल फोर्स, इस वायर पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, वो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एम साइन थीटा, एफ एम की वैल्यू हम यहाँ से लिख के नॉर्मल निकाल सकते थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भी क्वेश्चंस पिक किए हुए। तो हमने रेल प्रॉब्लम भी इसके अंदर सोल्व कर लिए और बाकी अलग अलग टाइप के हमने प्रॉब्लम लिए।